प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब अगर हम यहाँ पे आपको एक वर्ड देते हैं, जरा वर्ड देखा जाए। हम एक वर्ड यहाँ दिए ऑफन, बताइए ऑफन का मतलब, ऑफन का मतलब अक्सर। जरा आप देखिएगा तो ऑफन यही ग्राफ है। कोई काम अगर अक्सर हो रहा है मतलब पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा, हम कहते हैं वो आदमी अक्सर यहाँ आता है। तो आदमी अक्सर आता है मतलब पहले भी आया होगा, आजकल में भी आया होगा और भविष्य में भी आएगा ही आएगा। ठीक है। अच्छा, ऑफन के ऊपर अगर हम एक और वर्ड यहाँ पे लिख दें ऑलवेज। ऑलवेज मतलब देखिए तो ऑलवेज भी ये ग्राफ को सूट कर रहा है कि नहीं। ऑलवेज मतलब भी कोई काम अगर ऑलवेज होता है तो बेटा पहले भी हुआ होगा, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। अच्छा, ऑलवेज लिख दिए, ऑफन लिख दिए, तो यहाँ पे कोई और वर्ड लिख सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा वर्ड ध्यान में आप क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ पे लिख देंगे जेनरली तो इसका मतलब सामान्यतः, हमेशा ऐसा होता है, पहले भी होता था, अभी भी हो रहा और आगे भी होगा। ऑलवेज लिख दिए, ऑफन लिख दिए, जेनरली लिख दिए, तो बउआ जी नॉर्मली लिख सकते हैं कि नहीं। चलो, अब अगर कोई यहाँ पे आए और बोले भाई भाई बाहर में एक आदमी को देखें बाइक पर बैठ के जा रहा था, बोले तो इसमें कौन सा आश्चर्य का बात है, रोज कोई ना कोई जाता है, पहले भी जाता अभी भी। हाँ, अगर कोई बाइक उठा के लेके जा रहा कपार पे तो टेंशन का बात है, तब उसको देखा जाएगा जाके कि भाई साहब ऐसा कौन प्रजाति है जो बाइक को कपार पर रख के लेके जा रहा है। तो जो यूजुअली है, जो पहले भी होता था, अभी भी हो रहा और आगे भी होगा, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अच्छा, इसी चीज को चाहेंगे तो डेली भी लिख सकते हैं बउआ जी। डेली मतलब जो काम रोज होता है, पहले भी होता था, अभी भी हुआ और आगे भी हुआ। जब डेली लिखें तो एक और वर्ड क्या लिख सकते हैं, एवरी डे भी लिख सकते हैं। और कोई वर्ड ध्यान में आ रहा है तो थोड़ा हमको बताइए, कुछ सहायता आप लोग भी कीजिए। ऑलवेज लिख दिए, ऑफन लिख दिए, जनरली लिख दिए, नॉर्मली लिख दिए, डेली लिख दिए, एवरी डे लिख दिए। एक दो वर्ड बोलिए आपके तरफ से भी। यूजुअली हो सकता है कि नहीं। यूजुअली मतलब क्या होता है, अक्सर, सामान्यतः। ठीक है। और कोई वर्ड जो हमेशा को दिखलाए, कॉमनली भी लिख सकते हैं। ठीक है। और कोई वर्ड, चलो ज़्यादा मत सोचो, वर्ड समझ गए ना, तो वर्ड थोड़ी, यहाँ पे वर्ड का कंपटीशन थोड़ी चल रहा है। मतलब ये जितना वर्ड यहाँ हम दिखाए हैं, ये सारा वर्ड इस सारे ग्राफ को सूचित कर रहा है। इसका मतलब अगर वाक्य में ऐसा वर्ड लिखा गया है तो लेखक आपकी तरफ इशारा कर रहा है कि वो काम पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है और आगे भी होने वाला है। तो आपको वर्ब के पहले या पांचवें रूप का इस्तेमाल करना है। अब एग्जाम में अगर आपको एक सवाल ऐसा मिल जाए बउआ जी, ध्यान से देखना, आपको सेंटेंस ऐसा मिल जाए, ही ऑलवेज केम हियर। अब देखो, अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑलवेज। ऑलवेज लगा है मतलब लेखक बतला रहे कि काम पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है और आगे भी होने वाला है। मतलब लेखक प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहना चाहता है। मतलब वर्ब का या तो पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप, और यहाँ वर्ब का कौन सा रूप लिखा गया है, दूसरा रूप। तो दूसरा रूप लिखा गया है तो ये क्या है, गलत है, इसको काट देना होगा। या तो पहला लिखना होगा या पांचवा लिखना होगा। अब ही है तो पहले लिखेंगे, पांचवा लिखें, पांचवा लिखेंगे ना बउआ ही के साथ। ही तो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ वर्ब का पांचवा रूप तो होना क्या चाहिए था, ही ऑलवेज कम्स हियर। अब ये आपका लेवल है। अब ऐसा नहीं कि ही के साथ केम नहीं लगता है, ध्यान से देखना। अगर हम एक सेंटेंस ऐसा दे दें आपको बउआ जी, ध्यान से देखना, सेंटेंस आप ऐसा दे दें ही केम हियर, तो ये वाक्य गलत है कि सही है, ये वाक्य सही है, ही के साथ तो वर्ब टू लगता है। बट इस वाक्य में चूंकि ऑलवेज आ गया था तो हम लोग को पता चल रहा था कि नहीं, लेखक चाहता है कि हम किस टेंस में रहें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहें, इसीलिए हम वर्ब का दूसरा रूप यहाँ पे अलाउड नहीं करेंगे। छोटे बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो इतना ही पढ़ाया जाता है कि देखो बउआ ही के साथ केम लग गया, वाक्य क्या है, सही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है। आपको अब आपको टेंस भी पढ़ना, साथ साथ क्या पढ़ना है, टाइम। तो टाइम का टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा यही आपको पढ़ना है। इसी को हम क्या कहते हैं, टाइम एंड टेंस। समझ में आया। अभी रुको, कहानी अभी अधूरा है, क्या समझ में आ गया। अच्छा, अब एक बात बताओ बउआ, सोना एक काम है, जगना भी एक काम है, दौड़ना एक काम है, रुकना भी एक काम है, जीना काम है, तो मरना भी काम है कि नहीं। दाई तो भर है ना भाई साहब। ठीक है, काम करना एक काम है तो काम नहीं करना भी एक
काम है। ये भी मुद्दे की बात है, ये आपको समझना होगा। तो मतलब कोई काम पहले हुआ था, अभी हो रहा है और आगे भी होगा, ये एक काम है। तो कोई काम जो पहले नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हो रहा है और भविष्य में भी नहीं होगा, ये भी एक काम है। अगर आप इस पढ़ाई को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा तो हम क्या कहना चाहते हो यहाँ समझ में आएगा। एक बात बताओ बउआ जी, नेवर का मतलब क्या होता है? मतलब ना तो पहले हुआ था, ना अभी हो रहा है, ना भविष्य में होगा। जैसे वह यहाँ कभी नहीं आता है, तो ना पहले आया है, ना अभी आ रहा है, ना ही भविष्य में आएगा। ठीक है, जब जब नेवर यहाँ लिख दिए बउआ, तो जैसे वहाँ ऑलवेज लिखे थे तो यहाँ नेवर लिख दिए। तो जब वहाँ ऑफन लिखे हैं तो यहाँ पे बउआ रेयरली लिख सकते हैं कि नहीं? रेयरली मतलब बहुत कम, रेयरली लिख सकते हैं। तब वह सस्ता सा वर्ड है समटाइम्स, ये भी तो लिख सकते हैं ना। समटाइम्स मतलब क्या हो गया? बहुत कम, कभी कभी। ठीक है, उसी तरीका से जब रेयरली लिख दिए, समटाइम्स लिख दिए, तो और कोई वर्ड ध्यान में आ रहा है? स्कार्सली वर्ड सुने हैं? बहुत कम, नहीं के बराबर। बेयरली वर्ड सुने हैं? बहुत कम। सेल्डम सुने हैं? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है। तो हिंदी में नहीं काटते हैं, इंग्लिश में कभी कभी काट लेते हैं। तो सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम, मतलब एक आध साल में हो सके एक बार हबक ले। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। नेवर हो गया, रेयरली हो गया, समटाइम्स हो गया, स्कार्सली हो गया, बेयरली हो गया, सेल्डम हो गया। ये सारे वर्ड भी अगर वाक्य में हैं तो वाक्य किस टेंस में होगा? या तो वर्ब वन में या वर्ब फाइव में। मतलब कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप अगर पूरी पढ़ाई को कॉन्साइज करके देखोगे तो आपको बड़ा प्यारा व्यू यहाँ से मिलेगा। क्रॉस को देखो, नीचे सारे वो वर्ड है जो घटना को होने को दिखाएंगे, जो बार बार हो रहा है, और ऊपर सारे वो वर्ड है जो घटना के नहीं होने को दिखलाएंगे। तो घटना के नहीं होने को, घटना का होना अगर एक काम है तो घटना का नहीं होना भी एक काम है। और अगर ये अथवा ये वर्ड अगर वाक्य में मौजूद हैं तो समझ जाइए कि लेखक आपसे चाहता है कि आप किस काल में बैठे रहें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बैठे रहें। और आपका वर्ब का रूप क्या होना चाहिए? वर्ब वन या वर्ब फाइव। समझ में आ गया? फोटो ले लीजिए। पहले ग्राफ दिखाना था, फिर समझाना था। अभी स्लो पढ़ा रहे हैं क्योंकि शुरुआत है। जैसे जैसे इसमें डेप्थ मिलते जाएगा वैसे पढ़ाई का स्पीड बढ़ते जाएगा। तुम दोनों कोना दुखे लिख रही है रे? फोटो खींच लो। हाँ तो लिख ही लो, बढ़िया। ठीक, लिखने से बेहतर क्या, याद हो जाता है जल्दी। और चिंतित बालक फोटो खींच लिए, घर पे जाके लिख लेगा ना मेरे भाई। ऐसा ना कहानी खत्म हो जाए फिर कल हम ही से पूछे कि जा गुरुदेव कहाँ पढ़ाए थे। तुमको समझ में आ रहा है छुटके? ठीक है, हाँ तो अब ये समझ में आएगा, अचानक ही लेवल बढ़ जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं है। हो गया? चलिए अब इस पढ़ाई का अगला स्टेप पार किया जाए। अरे कमजोर हृदय का आदमी इस क्लास में नहीं पढ़ा सकता है। रह रहे तुम लोग जो ब्लास्ट करते रह रहा है।
का पटक रहा है, सही है। चलिए अब ध्यान से देखा जाए, मतलब इतने शब्द अगर वाक्य में है तो वाक्य किस टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, जरा पढ़ाई को अगले स्टेप पे लेके आते हैं। पहला सेंटेंस अब हमको मिलता है, अब देखिएगा टेंस को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। पहला सेंटेंस अगर हमको मिलता है ही प्लेज, दूसरा वाक्य अगर हमको मिलता है ही प्लेड, और तीसरा वाक्य हमको यहां मिलता है ही ऑलवेज प्लेड, और चौथा वाक्य अगर हमको मिल जाए ही ऑलवेज प्लेज, और पांचवा वाक्य अगर हम आपको दे दें ही ऑलवेज प्ले, तब इसमें देखिए अब आपका जितना नॉलेज अभी तक आप गैदर किए हैं सबका यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे, और वैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहला जो वाक्य है ये वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि वाक्य में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, सब्जेक्ट है और एक वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब अपने पांचवें रूप में है, मतलब सिंगुलर है, तो कोई दिक्कत भी हमको नहीं है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है, और ये दूसरे रूप में है। तो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा रूप लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। वर्ब का दूसरा रूप सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, तो ये भी वाक्य क्या है, सही है। तीसरा वाक्य में ही के साथ प्लेड से हमको दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है ऑलवेज से। अब यहां तक तो टेंस था, अब आ गया टाइम एंड टेंस। तो ऑलवेज जब आ गया है तो प्लेड को क्या कर देना होगा, काट देना होगा। कहा जाएगा ये वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ऑलवेज है तो लेखक चाहता है कि हम लोग किस टेंस में रहें, सॉरी V1 या V5 में रहें। ठीक है, चलिए चौथा ही ऑलवेज प्लेज वाक्य क्या है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज भी है, वर्ब का पांचवा रूप भी है। ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? सब कुछ ठीक है, बट सब्जेक्ट और वर्ब का जो रिश्ता बनना चाहिए वो रिश्ता नहीं बन रहा है। यहां चाहिए था वर्ब 1 या वर्ब 5, बट ये सिंगुलर है और आप यहाँ क्या लगा दिए, वर्ब 1 लगा दिए। मतलब टाइम एंड टेंस, टाइम भी देखना है कौन सा वर्ब चाहिए, और सब्जेक्ट का वर्ब से रिलेशन भी देखना है। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत। अब जितने भी वाक्य आपको जीवन में मिलेंगे उतने वाक्यों में आपको इतने शब्दों को देखना है कि कहाँ टेंस है, कहाँ टाइम है। समझ में आ गया? थोड़ा सा लेवल को यहां से बढ़ा देते हैं, फटाफट एग्जांपल लिख लीजिएगा बुआ जी। अब टाइम एंड टेंस पढ़ने का मजा आएगा। बस 5 मिनट का इंट्रो था, तो अभी तक इंट्रो चल रहा था, और अचानक से आप लोग को लगेगा कि लेवल बढ़ गया। 2 मिनट और लगेगा, कौन गड़ी बात नहीं होगी, बोलिए। है, ठीक है। एक मिनट का समय दो जी।
चलिए अब आते हैं इसके अगले खेल पे, जरा ध्यान यहां से दिया जाएगा। अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बबुआ, पढ़ाई का लेवल यहीं से बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट सेंटेंस 1, आई always helped him when we were at university। याद रखिएगा यूनिवर्सिटी के साथ एट का प्रयोग करते हैं। कॉलेज के साथ इन होता है, स्कूल के साथ इन होता है, बट यूनिवर्सिटी के साथ एट होता है। इन यूनिवर्सिटी के भी नहीं होता है, एट यूनिवर्सिटी होता है। आई ऑलवेज हेल्प हिम व्हेन वी वर एट यूनिवर्सिटी। अब एग्जाम में आपको क्या करेगा बउआ, एक ऑब्लिक यहाँ दे देगा, दूसरा ऑब्लिक यहाँ दे देगा, तीसरा ऑब्लिक यहाँ दे के यहाँ पे लिख देगा नो एरर। अब जितना पढ़ाई आप किए हैं, ऑलवेज लगा है, आप देखने जाएंगे वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप, यहाँ पे क्या लिखा है हुआ है हेल्प्ड, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। कैसे? टाइम एंड टेंस। अब टाइम दो तरह का होता है, छोटा समय और बड़ा समय। ये बेचारा बड़ा छोटा समय है, जरा देखो यहां से लेके व्हेन मतलब क्या होता है जब, वी वर एट यूनिवर्सिटी, ये पूरा घटना क्या है, टाइम है। व्हेन के बाद किसका, व्हेन के बाद क्या बताते हैं, टाइम बतलाते हैं। व्हेन का मतलब क्या होता है जब, जब हम लोग कॉलेज में थे, सॉरी जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे। तो जब यूनिवर्सिटी में थे, ये टाइम है, ये बतला रहा है कि ये जो घटना है, ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट कब का है, पास्ट का है। तो जब घटना पास्ट का है तो मदद भी पास्ट में ही ना किए होंगे, मदद तो प्रेजेंट में नहीं कर दिए होंगे। तो इस टाइम के कारण अब ये ऑलवेज यहाँ बेकार हो जाएगा और ये हेल्प्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ आप ऐसा समझो कि हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है या नहीं, हाँ या ना बालिका? नहीं पता है, अच्छा है जान लो, कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अच्छा आपके घर में माताश्री का निर्णय पिताश्री बदल सकते हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट है, वैसा बदल सकते हैं, कई जगह नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मतलब थ्योरेटिकली बात करते हैं यहाँ पे, इसे तो पिताजी सोएंगे तो बोले कहाँ हमको फंसाने महाराज, ठीक है। लेकिन आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का निर्णय बदल सकता है। लेकिन क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल सकता है? मारेगा बोलेगा मैंने को नहीं, जेते नहीं है जी यहाँ पे। तो ये बेचारा हाई कोर्ट है और ये क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट आ गया। लेकिन अगर इसी वाक्य में से हम सिर्फ ये पीछे वाला हिस्सा अगर हटा दें और हम अगर बउआ जी यहां से लेके यहां तक का हिस्सा लेके आ जाए, मानो हम इसको कर लिए कॉपी और ये हिस्सा हम यहां आके कर दिए पेस्ट, अब ये हिस्सा गलत है कि सही है? सीधे गलत है। अब यहाँ पे एक्शन में कौन है, ऑलवेज, कोई दूसरा कोट तो यहाँ है नहीं। ऑलवेज बोलेगा का चाचा हेल्प कैसे, सबसे पहले ईडी हटाइए, आंसर क्या होना चाहिए, हेल्प, वर्ब का पहला रूप, और वाक्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ईडी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में कोई दूसरा समय नहीं है, यहाँ पे एक्शन किसका है, ऑलवेज का है। अब आया टाइम एंड टेंस, तो हम आपको जो वर्ड लिखवाए हैं वो सारे वर्ड क्या है, छोटे टाइम है, वो आराम से आके डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर एक बड़ा टाइम पूरा घटनाक्रम को लेके पास्ट में जाने वाला समय अगर आ जाएगा तो ये सारे टाइम क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन अगर ये वाक्य में अकेले है तो किसका चलेगा, इसी का चलेगा। समझ रहे हो कि बड़े भाई छोटे भाई को देखे हो, अगर बड़े भाई छोटे भाई को घर वाला घर में छोड़ के चला जाए तो बड़ा भाई राजा हो जाएगा। सुनो इधर 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 आओ, छोटू गरीब आदमी इधर आओ, पानी पिलाओ, कहीं को तो बेचारा गार्जियन है। और अगर मानो बगल से वही माता श्री आ गई, बेचारा हम कहाँ कुछ बोले थे, मेरे तो छोटा भाई है, बड़ा प्यार करते हैं हम इसको। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाता है, ये यहाँ पे बेकार हो गया और ये यहाँ पे किसकी वजह से पास्ट में है, ये इंसिडेंट कब का है, पास्ट का है। तो अब अगर ऐसा तुरंत को याद कर लेगा कि वाक्य में ऑलवेज रहेगा या नेवर रहेगा, तो हमेशा वाक्य प्रेजेंट में ही रहेगा, जो रट जाता है वो यहाँ के क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। समझना होगा, निर्भर किस पे है, सारा टाइम पे निर्भरता है। समझ में आ रहा है बालक? कसम से आ रहा है, कसम से बोलेगा एकदम, क्योंकि पूरा कंफ्यूजिंग टर्म पढ़ा रहे हैं, इसीलिए इसको बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। चलो अब आराम से इसको लिख लो,
ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट था। गया दिमाग में? चलिए, मतलब जरा पढ़ाई को थोड़ा थीमेटिक व्यू में लिया जाए। सबसे पहले हम आपको बतलाएं कि वाक्य में एक स्ट्रक्चर बतलाएं। अब बतला रहे हैं कि स्ट्रक्चर में आप अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाएंगे जो आपको रिपीटेड एक्शन को दिखलाते हैं तो वाक्य किस टेंस में होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए। ये वर्ड कौन कौन से हैं याद रखिएगा, या तो हमेशा को दिखाने वाले वर्ड या कभी नहीं को दिखाने वाला वर्ड। तो ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, जनरली हो गया, यूजुअली हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया। ये सारे वर्ड क्या हो गया? अगर वाक्य में है तो वाक्य किस टेंस में होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या इनके रहते हुए भी वाक्य पास्ट में हो सकता है? आमतौर पे तो नहीं हो सकता है, बट अगर कोई ऐसा वाक्य, ऐसा कोई टाइम आ जाए जो घटना को पास्ट में लेके चला जाए तो वाक्य किस में जा सकता है? पास्ट में। मतलब टेंस टोटली निर्भर किस पे करता है? टाइम पे निर्भर करता है। टाइम जैसा होगा टेंस को वैसा बनना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम है टाइम एंड टेंस। स्ट्रक्चर तो सिर्फ शुरुआत का पढ़ाई था कि पढ़ा दिया जाए। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? चलो बढ़िया। मतलब अब आपको ये ग्राफ एक बार देखिए, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ रहा होगा जब पहली बार देखोगे उसके मुकाबले कि ग्राफ ऐसा क्यों बनाया गया है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ग्राफ है और ये नियम अगर वाक्य में ऑलवेज आया है तो या तो वो हॉबी होगा या हैबिट होगा या डेली इवेंट होगा या कुछ ऐसा काम होगा जो अक्सर होता है। नेवर आया है तो ऐसा ही काम होगा। ये आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया काम। जैसे ये नियम आप समझ लिए वैसे एक और प्रहार आपके ऊपर होगा। लिखिए, बड़ी तगड़ा प्रहार है ये, छोटा मोटा प्रहार नहीं। फोटो खींचो बल्ला, इसको समझना पड़ेगा। हाँ, अब बोले थे ना फोटो खींचना काम का नियम है ये। अब हम आपको याद करवा दें कि अगर ऑलवेज रहेगा तो वाक्य प्रेजेंट हो सकता है। चलो दिमाग के कॉर्नर में आप एक कंडीशन ये भी रख लिए कि ऑलवेज होगा तो वाक्य पास्ट भी हो सकता है। चलो बर्दाश्त कर लिए, यहां तक प्रहार था, झेल लिए। अब तीसरा प्रहार बाकी है। तीसरा प्रहार ये कहता है कि कुछ वर्ड्स को माइंड में आप रख लीजिए। 3 वर्ड इसमें बहुत कॉमन है जो आते हैं। इसमें से पहला वर्ड है आपके पास ऑलवेज। ऑलवेज। दूसरा वर्ड हम आपको दे देते हैं कॉन्स्टेंटली। ये वर्ड सुने हैं? कॉन्स्टेंटली मतलब क्या होता है? नियत रूप से, मतलब वही हमेशा नियत रूप से जैसा चल रहा था वैसा ही। कॉन्स्टेंटली नहीं होता है कि ये आदमी कॉन्स्टेंटली हमको परेशान कर रहा है, मतलब जैसा करता था वैसा ही लगातार करते आ रहा, कभी रुका नहीं है। और तीसरा वर्ड यहाँ पे हो सकता है कंसिस्टेंटली। कौन सा वर्ड हो सकता है? कंसिस्टेंटली। बताइए क्या होता है कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट मतलब नियत रूप से, सेम चीज है। कंसिस्टेंट समझते हैं ना? कंसिस्टेंट। चलिए, अब ये तीनों वर्ड अगर आपको मिल गए, या ये 3 वर्ड जनरली मिलेंगे आपको, मिलने के लिए यहाँ ऑलवेज भी मिल सकता है, ऑफन भी मिल सकता है, कोई भी वर्ड जो हम लिखवाएं मिल सकता है, बट तीनों वर्ड ज्यादातर मिलते हैं। अगर ये 3 वर्ड ध्यान से वर्ड्स को देखा जाए, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी वर्ड यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। ऑफन भी हो सकता है, ठीक है, डेली भी हो सकता है, एवरीडे भी हो सकता है, बट ये तीनों ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये वाक्य में आ गए और वाक्य में कोई निगेटिव इमोशन आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बुआ? निगेटिव इमोशन। ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे है। निगेटिव इमोशन क्या होता है? जैसे कोई आपके खिलाफ कंप्लेन कर दिया तो कैसा इमोशन हो गया? निगेटिव इमोशन हो गया। कोई अगर रोज आपको चॉकलेट दे रहा है तो कैसा इमोशन है? पॉजिटिव इमोशन है, ठीक है। और कोई रोज आपको कट्टा दिखा के धमकी दे रहा है तो कैसा इमोशन है? निगेटिव इमोशन है। अगर निगेटिव इमोशन है तो जो सेंटेंस लिखा जाएगा, ध्यान से बात को समझा जाएगा बुआ, जो सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। किसका स्ट्रक्चर होगा बुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लेकिन जो सेंटेंस का मीनिंग होगा वो मीनिंग कैसा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसा मीनिंग होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्योंकि हम जो भी बात बोल रहे हैं आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए हम थोड़ा सा और इसको एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करते हैं, समझ में आपको आ जाए। अगर हमको एक वाक्य हम आपको बोलते हैं कि हमको लिखना है, यह व्यक्ति हमेशा कंप्लेन करता रहता है, यह व्यक्ति हमेशा मेरे खिलाफ शिकायत करता रहता है,
अब ध्यान से देखना, ये वाक्य आप किसी को दोगे, बोलो कि इसका इंग्लिश कीजिए, यह व्यक्ति हमेशा मेरे खिलाफ शिकायत करता रहता है। तो व्यक्ति जो नॉर्मल ग्रामर पढ़ा होगा वो देखेगा ता है, ती है, ते है, और वो व्यक्ति इसका इंग्लिश ऐसा लिख देगा, ध्यान से देखा जाएगा, ही ऑलवेज, बहुत अच्छा, और वो लिख देगा कंप्लेन्स, बहुत अच्छा, और अगेंस्ट ना हो जाएगा बुआ, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ है ना, क्या हो जाएगा, अगेंस्ट मी। और जैसे वो व्यक्ति ये लिखेगा, इसका वाक्य क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, लिखा तो भी बेचारा सही है, व्याकरण तो भी पढ़ के आया था 2 पैसा, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो कौन सा वाक्य लगेगा, या तो वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप लगाया है, बट वाक्य गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव इमोशन है। अब जो थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ा होगा वो व्यक्ति यहाँ पे लिखेगा, वो व्यक्ति यहाँ पे ऐसा लिखेगा, ही इज ऑलवेज, ध्यान से देखिएगा बउआ, कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग, और आगे यहाँ पे क्या लिखेगा, अगेंस्ट, और अगेंस्ट के बाद क्या लिख देगा, मी, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट मी, और ये वाक्य क्या हो जाएगा, उसका सही हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति हमेशा मेरे खिलाफ कंप्लेन करता रहता है या हमेशा कंप्लेन करता है, दोनों का अर्थ एक ही है, हमेशा कंप्लेन करता है या हमेशा कंप्लेन करता रहता है, दोनों में कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। और पढ़ो ता है ती है, और पढ़ो रहा है रही है, बोले थे ना कि आगे जाके धज्जी उड़ जाएगा। ता है ती है, रहा है रही है, एक बैसाखी के तौर पे हम लोग को शुरुआत में दे दिया गया था कि आप 5वां 6ठा 7वां पास कर जाएं, थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश सुनने में सहायता हो जाए। उसके ताकत पे आप चाहेंगे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर ले या एक अच्छा लैंग्वेज को डेवलप कर ले, संभव नहीं है। तो याद रखिएगा, अब अगर ये सेंटेंस पढ़ लिए, दोबारा पूरी पढ़ाई को यहाँ से आइए, क्या बताया गया आपको, अगर वाक्य में ऑलवेज है, कॉन्स्टेंटली है, कंसिस्टेंटली है, या ऐसा कोई भी वर्ड है, ऑफन भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, और निगेटिव इमोशन को दिखाना है, कैसे इमोशन को बउआ, निगेटिव इमोशन को दिखाना है, तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा बउआ वो कैसा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होगा, बट उस सेंटेंस का जो अर्थ होगा वो किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मतलब जब आप उसका अर्थ निकालोगे तो आपको ता है ती है होना चाहिए, और स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस का क्या होता है, बी प्लस वर्ब 4, क्या होता है बउआ, बी प्लस वर्ब 4, ध्यान में है ना। और यहाँ बी का मतलब क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अगर कोई हमको कहता है कि एक इंग्लिश लिखिए, वह हमेशा मेरे खिलाफ शिकायत करता है, तो पहले सोचेंगे शिकायत करता है, पॉजिटिव इमोशन तो नहीं है, कैसा इमोशन है, निगेटिव इमोशन है। जैसे निगेटिव इमोशन आया और ता है ती है आ गया, तुरंत मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ही इज ऑलवेज वर्ब 4 कंप्लेनिंग अगेंस्ट मी, और ये वाक्य हो जाएगा सही, और ये वाक्य यहाँ पे हो जाएगा गलत, जबकि ग्रामेटिकली वो व्यक्ति भी सोच समझ के सही लिखा था। लेकिन यह आदमी हमेशा मेरी सहायता करता है, इसका इंग्लिश क्या होगा बउआ, कोई बताएगा, यह आदमी हमेशा मेरी सहायता करता है, अगर हम ऐसा लिख दिए, ही इज ऑलवेज हेल्पिंग मी, गलत है कि सही है, सोच के जवाब दीजिएगा, ही इज ऑलवेज हेल्पिंग मी। और एक और सेंटेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, कौन सही है, मतलब 2 नंबर ना, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। ये जो सेकेंड सेंटेंस है ये सही है, फर्स्ट सेंटेंस क्या हो गया, गलत। वेरी गुड, क्योंकि ये नियम सिर्फ किस पे काम करता है, निगेटिव इमोशन पे, और ये कैसा इमोशन है, पॉजिटिव इमोशन। तो यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं पॉजिटिव, और यहाँ क्या लिख देते हैं, इमोशन, इसीलिए वाक्य क्या हो गया, गलत। और ये निगेटिव इमोशन था, इसलिए वाक्य क्या हो गया, सही। समझ में आया। अब रुको, देखो पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक ट्विस्ट किया। सबसे पहले आपको पढ़ाई कि अगर वाक्य में ऑलवेज लगा रहेगा, एक ही वर्ड ले रहे हैं, बाकी हम ऑलवेज बोलेंगे, आप सारा वर्ड समझ लेना, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, जनरली हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, ये सारा वर्ड आप समझ लेना। अगर हम ऑलवेज लिए, सबसे पहले आपको पढ़ाई के वाक्य किस टेंस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, पास्ट में हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, एक कंडीशन दिमाग में आ गया कि हाँ एक संभावना है कि हो सकता है। कंटिन्यूअस में हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल, एक और संभावना है, कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। अब इसको कहते हैं नॉलेज। जिसके पास नॉलेज रहेगा ना, वो हर सवाल का जवाब तुरंत में नहीं दे सकता है, बोलेगा बिल्कुल हमेशा प्रेजेंट में होता है। नॉर्मल नियम तो ये कि हमेशा प्रेजेंट में होता है, लेकिन अब आप खूंटा गाड़ के बैठ जाएगा कि हमेशा प्रेजेंट में ही होता है, तो ना चाचा,
ऐसा कंडीशन भी नहीं है। मन करेगा तो पास्ट में भी लेके जाएंगे, मन करेगा तो कंटिन्यूअस में भी लेके जाएंगे, सिचुएशंस ऐसे होते हैं। अब आपका एक पढ़ाई पूरी तरह समाप्त हो गया, ऑलवेज वाला कहानी गया दिमाग में, पूरी तरह क्लियर है बुआ? कसम से बोलेगे बुआ, विद्या कसम, सातों विद्या नाश हो जाएगा, झूठ बोलेगी, ठीक है? नहीं समझे? समझ गए ना? कसम से ना बुआ, कसम से बोलेगा भाई, ठीक है? चलो अब मन करे तो फोटो खींचो, मन करे तो लिखो। इसीलिए शुरुआत से धीमा पढ़ा रहे थे कि पहले कुछ पढ़ाएंगे, फिर कुछ पढ़ाएंगे, फिर कुछ पढ़ाएंगे, तो हमको 3 बार बोलना ही पड़ेगा। उससे अच्छा शुरुआत से धीमा पढ़ाते हैं। इसको कहते हैं टाइम एंड टेंस का एडवांस लेवल। ये पढ़ के ही पता चल जाता है कि एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे डेप्थ में उतरिएगा कंडीशंस बढ़ते जाएंगे। याद रखो। अब पीछे बात कर रहे थे पापिया, क्या बात कर रहे हैं? रास्ते में जितने मोड़, रास्ता उतना टेढ़ा। सीधा रास्ता कभी भी टेढ़ा नहीं होता। अगर आपको यहाँ से अगर सीधे जाना है, उसमें भूल जा रहे हो तो तुम वहाँ गचाक आदमी हो, ठीक है? अगर आपका घर यहाँ से सीधे मानो गली के एंड में है, उसमें भी तो अपने घर वाले को फोन कर दिए, मम्मी का रास्ता भूल गया, आके पहले मारेंगे 4 झाड़ू। लेकिन अगर घर जाने में तुमको 75 बार घूमना है और भूल रहे तो कोई आश्चर्य का बात नहीं है। जितने डेप्थ में उतरिएगा उतने मोड़ आएंगे, उतना एक्स्ट्रा कंडीशन आपको पढ़ना पड़ेगा। एक कंडीशन आज यहाँ जाके समाप्त हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑलवेज वाला कंडीशन। अब यही नियम लिख लिए बुआ, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, घर पे जाके लिखिएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस विथ वर्ड्स सच एज ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट समथिंग इरिटेटिंग और शॉकिंग ऑफन हैपेंस। नोटिस दैट द मीनिंग इज लाइक सिंपल प्रेजेंट। उसका अर्थ जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा? सिंपल प्रेजेंट, ताहती है, बट विथ निगेटिव इमोशन। इमोशन कैसा रहेगा? निगेटिव। और जो ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली है, यह हमेशा कहाँ रहता है? बी और वर्ब फोर के बीच में। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए, इसको बी और वर्ब फोर के बीच में ही रखा गया है। बी मतलब क्या हो गया? एज, और वर्ब फोर क्या हो गया? कंप्लेनिंग। बीच में क्या लिखा गया है? ऑलवेज। तो ये वर्ड आमतौर पर कहाँ होते हैं? बी और वर्ब फोर के बीच में। नियम क्लियर हो गया? अब रूल 2 पूरी तरह क्या हो गया है? क्लियर। चलो रहने देते हैं, रूल 3 पे आएंगे कल से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे। आज बेस दे रहे थे इसलिए टाइम लग रहा था, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीक नहीं, पूरा एक वीक